हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। अभी इससे पहले जो प्रीवियस क्लास हो चुकी थी, हमने वहाँ पर सेक्शन 5 को ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी डेफिनेशन को अच्छी तरह से जान लिया था। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं सेक्शन 6 की, व्हाट में बी ट्रांसफर्ड की। तो चलिए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जनरल स्पीकिंग हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की जब बात हो रही है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के बारे में बात हो रही है। सेक्शन 6 यहाँ पर इस संबंध में ये कहता है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में भी ट्रांसफर्ड, किसी प्रकार की संपत्ति को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं इस एक्ट के तहत जिनको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, जिनको ट्रांसफ़र करने को मना किया गया है। अगर आप सेक्शन 6 को ध्यान से रीड करें तो आपको पता चलता है कि सेक्शन 6 का सब क्लॉज ए से लेकर आई तक ऐसे पॉइंट्स यहाँ बताए गए हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं जिनको ट्रांसफ़र करने की मनाही की गई है। तो जनरल स्पीकिंग तो ये वाला रूल अप्लाई होता है कि हर तरह की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं, कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जिन्हें आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर उन्हीं के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वारिस होने की संभावना। अगर किसी व्यक्ति को संभावना है कि उसे कोई संपत्ति वारिस में मिल सकती है, उत्तराधिकार में मिल सकती है, अभी तक मिली नहीं है, केवल उस व्यक्ति को ऐसी संभावना है और वो व्यक्ति अपनी संभावना के आधार पे उसे ट्रांसफ़र कर रहा है, नहीं तो उसके द्वारा किया गया ऐसा ट्रांसफ़र वैलिड नहीं माना जाएगा। सपोज़ करिए यहाँ पर जो ए पर्सन है, सपोज़ करिए यहाँ पर जो ए व्यक्ति है, ए उसकी एक प्रॉपर्टी है, वो व्यक्ति जो ए है वो इसमें जीवित है। यहाँ पर उसका अभी एक बेटा है ए का, ए अभी जीवित है। अब उसके बेटे को लग रहा है कि जब ए नहीं रहेगा तो संपत्ति उसी को तो मिलेगी, उसे वारिस होने की संभावना है, उसे उत्तराधिकार होने की संभावना है। अब वो अपनी इसी संभावना के आधार पर बी कौन है, ए का बेटा, बी कौन है, ए का बेटा है। अब उसको संभावना है कि उसको वारिस बन सकता है वो। अब वो अपनी इसी संभावना के आधार पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है, जबकि अभी तक प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट उसमें वेस्टेड नहीं है, ना ही उसको राइट है ट्रांसफ़र करने का। तो ऑफकोर्सली उसके द्वारा किया गया ट्रांसफ़र कैसा होगा, इनवैलिड माना जाएगा। द चांस ऑफ हेरियर एपियरेंट सक्सीडिंग टू एन स्टेट, केवल उसे ओनली संभावना है कि वो उत्तराधिकारी बन सकता है। द चांस ऑफ रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लेगेसी ऑन द डेथ ऑफ किन्समैन, किसी व्यक्ति को संभावना है कि जब उसका रिश्तेदार मरेगा तो उसको संपत्ति में उसको अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी वो बाय विल उसके नाम करके जाएगा। ऐसी एक संभावना मात्र है। अपनी संभावना को किसी और को ट्रांसफ़र कर देना, इस आधार पर, अपनी संभावना के आधार पर ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना वैलिड नहीं माना जा सकता है, या फिर इस प्रकार के नेचर को ट्रांसफ़र किया जाना इस संबंध में वैलिड नहीं माना जा सकता। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको लगा, उसने लॉटरी खरीदी है, उसे लगा कि वो लॉटरी में कुछ जीत जाएगा। अब वो उसे लगा वो लॉटरी में 5 लाख रुपए जीत जाएगा, वो 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर रहा है सामने वाले को। ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि वो केवल एक संभावना है और आप इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। एक केस देख लीजिए आप इस संबंध में। केस हुआ था शमशुद्दीन बनाम हुसैन का एक केस था। इस केस में यह था कि इसमें एक व्यक्ति है ए, उसकी एक प्रॉपर्टी है, उसकी एक पत्नी है और उसकी एक बेटी है। अभी ए के मरने से पहले ही यहाँ पर इन माँ बेटी में, पत्नी में और बेटी में ये बात तय हो गई कि जो बेटी है वो अपना हिस्सा अपनी माँ को दे देगी और वो 1000 रुपये ले लेती है, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें ये संभावना है कि हिस्सा उन्हें ही मिलेगा इसलिए। पर यहाँ पर क्या हुआ, जब वो ए व्यक्ति मर गया, उसकी डेथ के बाद में जो उसकी डॉटर थी उसने अपने हिस्से की मांग करी है। जो पत्नी थी ए की, उसने वो एग्रीमेंट दिखाया है कि एग्रीमेंट हो चुका था, अभी अपना हिस्सा क्यों मांग रही हैं। भाई सबसे पहली बात तो ये कि वहाँ पर केवल एक संभावना मात्र थी उस टाइम पर। वहाँ पर क्या थी, वहाँ पर केवल इस संबंध में एक ये संभावना मात्र थी। कोर्ट ने इसे नहीं माना, इस एग्रीमेंट को कोर्ट ने नहीं माना, क्योंकि संविदा के अंतर्गत केवल संभावना का, एक पॉसिबिलिटी का ट्रांसफ़र करा गया है, जो कि सेक्शन 6 के सब क्लोज ए के तहत अपने आप में वॉइड माना गया। और कोर्ट ने ये डिसाइड करा कि पत्नी को, उसकी लड़की को 1000 रुपये देने पड़ेंगे। जो उसने उससे 1000 रुपये ले लिए थे 1000 रुपये के नाम पर, वो उसे वापस करने पड़ेंगे। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, चांस ऑफ एन हेयर अपियरेंट सक्सीडिंग टू एन स्टेट, the chance of relation obtaining a legacy on the death of kinsman or any other mere possibility of like nature cannot be transferred।
अगले पॉइंट की हम बात करें, अ मेयर राइट ऑफ री एंट्री। सबसे पहले आप इसमें एक एग्जाम्पल समझिए। अगर कोई व्यक्ति है ए, उसके द्वारा अपनी संपत्ति पट्टे पर दी गई है और उसने पट्टे पर संपत्ति देते समय वहाँ पर ये कंडीशन लगा दी है कि अगर उसको उसका रेंट पे नहीं करा गया इस संबंध में, तो जो पट्टा करता है, जिसने संपत्ति पट्टे पे दी है, उसे ये अधिकार होगा कि वो इस संपत्ति में पुनः प्रवेश कर सकता है। अब एक क्वेश्चन अराइज ये होता है कि जो संपत्ति का पट्टा करता है लेसर, क्या उसके पास में जो संपत्ति में पुनः प्रवेश करने का अधिकार है, तो क्या वो केवल अपने इस अधिकार को किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है? सिंपल सी बात समझना, अगर यहाँ पर वो प्रॉपर्टी के साथ में अपने इस अधिकार को किसी को ट्रांसफ़र कर रहा है तो इसे वैलिड कहा जाएगा। अगर बिना प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करे वो केवल अपने इस अधिकार को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। A mere right of re-entry for breach of condition subsequent cannot be transferred to anyone except owner of the property affect thereby। केवल ये अधिकार उस प्रॉपर्टी के ओनर को है, री एंट्री करने का अधिकार, जो पट्टा करता है उसी को तो अधिकार है। इसके अलावा वो किसी और को ये केवल ये राइट, मेयर राइट ऑफ री एंट्री, वो केवल ये राइट उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। एक केस हुआ था बेगूराम बनाम रंगायंगर का केस है, समझना। ए था, उसके पास एक ज़मीन है, वो ज़मीन उसने पट्टे पर दी। उसने कहा कि अगर उसने यहाँ पर इसको रेंट को, किराए को नहीं दिया तो वो पुनः प्रवेश करने का अधिकार उसका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ए ने क्या करा, ए ने यहाँ पर अपनी इस प्रॉपर्टी को बी को बेच दिया है और उसने यहाँ अपनी प्रॉपर्टी के साथ में ही जो उसका ये राइट है री एंट्री करने का राइट, उसके साथ में उसने उसे दिया है। तो यहाँ ऐसा ट्रांसफ़र वैलिड माना जाएगा क्योंकि वो प्रॉपर्टी के साथ ही ट्रांसफ़र हो रहा है, इस वजह से उसने अलग से उसको वो राइट नहीं दिया है। आई थिंक आपको मेरी बात क्लियर हो रही है। अ मेयर राइट, केवल री एंट्री करने का राइट ट्रांसफरेबल नहीं हो सकता। अगर वो प्रॉपर्टी के साथ जा रहा है तो ही यहाँ पर वो ट्रांसफ़र वैलिड माना जा सकता है। एन इजीमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेट हेरिटेज। अब प्रॉपर्टी के साथ में इजीमेंट का राइट होता है, प्रॉपर्टी से हटाकर इजीमेंट का राइट नहीं होता है। इट स्टैंड फॉर द बेनिफिशियल इन्जॉयमेंट। भाई बहुत सिंपल, यही मैंने अभी आपको बताया था। प्रॉपर्टी के साथ में इजीमेंट का राइट जाता है, प्रॉपर्टी के बिना नहीं होता है। बहुत सिंपल सी बात है इसमें कि अगर ए है, वो किसी मकान का ओनर है, उसके सामने से एक रास्ता जाता है जहाँ पर जिसका प्रयोग ही ए करता है, ए जो है उस रास्ते का प्रयोग करता है आने जाने के लिए, उसका ये राइट ऑफ इजीमेंट है। क्या ए यहाँ पर अपने इस राइट ऑफ इजीमेंट को ट्रांसफ़र कर सकता है किसी को भी? सिर्फ अपने राइट ऑफ इजीमेंट को नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ पर ए अपनी प्रॉपर्टी को, जो उसका मकान है, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है बी को, या सब किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है वो अपनी, तो उसके साथ में इजीमेंट का राइट ट्रांसफ़र हो रहा है। केवल इजीमेंट का राइट यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। एन इजीमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेट हेरिटेज। प्रॉपर्टी के साथ में ही वो राइट लगा हुआ है, प्रॉपर्टी के बिना आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं, सेक्शन 6 सब क्लोज डी की। इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रेस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट टू द ओनर पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय हिम। अगर कोई राइट केवल और केवल उस व्यक्ति तक सीमित है तो फिर वो उसको कैसे ट्रांसफ़र कर सकता है? अगर कोई राइट उस व्यक्ति तक ही सीमित है, एग्जाम्पल समझिए पहले। अच्छा, ए है, उसका एक मकान है, ठीक है। यहाँ पर जो बी है वो इस ए का फ्रेंड है, बी इस ए का फ्रेंड है। बी की बहन की शादी है, बी जो है उसकी जो सिस्टर है उनकी शादी है। यहाँ पर जो बी है वो ए से हेल्प मांगता है और ए जो है उसको अपने मकान का एक कमरा, जो गेस्ट आएंगे, जो मेहमान आएंगे, उनको ठहराने के लिए दे देता है। क्या यहाँ, अब सबसे पहली बात तो जो बी का राइट है वो खुद भी रेस्ट्रिक्टेड है कि नहीं है? बी का राइट यहाँ पर केवल क्या है, आपको समझ में आ रही है बात? यहाँ पर क्या बी जो है उसे ट्रांसफ़र कर सकता है? अब वो क्या यहाँ पर इस कमरे को किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है? नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसका खुद का राइट रेस्ट्रिक्टेड है। इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रेस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट टू द ओनर पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय हिम। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बी का खुद का राइट रेस्ट्रिक्टेड है, वो किसी और को अपना राइट यहाँ पर नहीं दे सकता ट्रांसफ़र
नहीं कर सकता है वो इस संबंध में। अब एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर पहले सेक्शन 6 सब क्लोज डी तक था, लेकिन उसके बाद में 1929 के अमेंडमेंट के तहत ही यहाँ इस संबंध में सेक्शन 6 सब क्लोज डी को इंक्लूड करा गया है, जिसका मतलब ये है, जिसमें यह बताया गया है फ्यूचर मेंटेनेंस के राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस है तो हाँ आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर फ्यूचर मेंटेनेंस की अगर बात आ रही है, इस वाले राइट को आप ट्रांसफरेबल नहीं कर सकते हैं। मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर ए है, उसने प्रॉमिस करा था बी से कि वह उसे चावल, ए ने प्रॉमिस करा था बी से कि यहाँ पर वो जो चावल हैं, ए ने प्रॉमिस करा बी से कि वो उसे एक सर्टेन डे पर चावल डिलीवर कर देगा। ए डिलीवर करेगा ना चावल बी को, ठीक है। अब सर्टेन डे पर ए ने वो चावल बी को डिलीवर नहीं करे हैं, बी के पास राइट आ गया कि वो ए के अगेंस्ट मुकदमा दाखिल कर सकता है, पर ये राइट तो बी का ही है ना। बी अपने इस राइट को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसका निजी अधिकार है, उसका प्राइवेट राइट है, वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। यहाँ बी को राइट है ए के अगेंस्ट मुकदमा दाखिल करने का, इसलिए अ मेयर राइट टू सू, मुकदमा दाखिल करने का अधिकार, वाद लाने का अधिकार, आप किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। उसी के साथ सेक्शन 6 का सब क्लोज एफ ये बताता है कि जो लोक पद हैं, पब्लिक ऑफिस हैं, या फिर पब्लिक ऑफिसर को मिलने वाली जो सैलरी वगैरह होती है उनको भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ सेक्शन 6 का सब क्लोज जी ये बताता है कि मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स, सिविल पेंशनर्स, पॉलिटिकल पेंशन्स, इनको जो वेतन वगैरह प्राप्त होता है, जो पेंशन वगैरह होती है, उनको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ में सेक्शन 6 का सब क्लोज एच यहाँ पर ये बताता है कि ऐसा कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती जो कि नेचर ऑफ इंटरेस्ट के अगेंस्ट होती है। जैसे कि आप सपोज करिए सूर्य है, चंद्रमा है, पानी है, हवा है, ये नेचर है, ये किसी व्यक्ति की प्राइवेट संपत्ति नहीं है, इसे आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। आप इसे कोई भी ऐसा ट्रांसफ़र वैलिड नहीं माना जाएगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 23 को, मतलब क्या सेक्शन 23 का साफ बताया गया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 23 के अंतर्गत अगर आप जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। अगर वो अनलॉफुल है तब क्या होगा, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, लॉ के नियमों को फोरबिट कर रहा है, परमिट कर दिया जाए तो लॉ के नियमों को डिफीट कर रहा है, इमोरल है, तो आप ऐसे किसी प्रॉपर्टी को, ऐसे किसी ऑब्जेक्ट से संबंध में उसको आप नो ट्रांसफ़र, वो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। इन्हीं सब बातों के बारे में बताया गया है इसमें। सेक्शन 6 का सब क्लोज आई क्या कहता है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी ऑथराइज अ टीनेंट हैविंग एन अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। कोई किराएदार है, कोई टीनेंट है जिसके पास में राइट ही नहीं है ऑक्यूपेंसी को ट्रांसफ़र करने का, तो उसके द्वारा किया गया ट्रांसफ़र अपने आप में वैलिड नहीं माना जा सकता है। अ फार्मर ऑफ एन स्टेट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच डिफॉल्ट हैज़ बीन मेड इन पेइंग रेवेन्यू और द लेसी ऑफ स्टेट अंडर द मैनेजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड्स टू असाइन हिज इंटरेस्ट एज सच टीनेंट, फार्मर और लेसी, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू, इनको आप इनके द्वारा ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने इस संबंध में ये जाना कि सेक्शन 6 जो है, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि किसी प्रकार की संपत्ति को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी संपत्तियां वगैरह होती हैं, कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जिनको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। उनके बारे में सेक्शन 6 के सब क्लोज ए से लेकर सब क्लोज आई तक में इस बारे में बताया गया है।